पेज नंबर 88 निकाल ऑनलाइन क्लास आवाज आ रही है। सर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए जी सर हो गया। एडवर्टाइजमेंट के अलावा तो नहीं मसला चलो पहले एक थोड़ी चीज पढ़ लें, बाकी जब पिछले काम रहेगा वो फाइंड आउट करते हैं। पेज 88 की तरफ पहले निकाल। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें जितने भी रेलिवेंट ईयर्स होते थे उसमें टैक्स रेट सेम एप्लीकेबल होता था, ऐसे ही सर। लेकिन क्या टैक्स रेट चेंज भी हो सकते हैं सर? एग्जामिनर के डिफरेंट ईयर्स के डिफरेंट टैक्स रेट, तो फिर क्या करना है? तो पेन हाथ में रखने लिखा हुआ है, अच्छी तरह समझते रहिएगा। तो अगर डिफरेंट ईयर्स में टैक्स रेट्स डिफरेंट हो, सबसे पहले तो आ जाए करंट टैक्स पे। करंट टैक्स की वर्किंग कैसे करते हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट लेते हैं। लेट्स अज्यूम 2021 और 2020 की वर्किंग कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट लेंगे, फिर उसमें एडलेस वगैरह करेंगे जो भी है, फाइनली कहाँ तक पहुंच जाएंगे? टैक्सेबल प्रॉफिट तक आ जाएंगे। तो करंट टैक्स में सभी कोई इशू नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल 2020 का रेट 30% है तो आप टैक्सेबल प्रॉफिट को 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल रेट बढ़ गया है या कम हो गया, जो भी एप्लीकेबल है जिस ईयर में करंट टैक्स की वर्किंग में आप टैक्सेबल प्रॉफिट से वो रेट मल्टीप्लाई करें। तो करंट टैक्स में सिंपली आपने क्या करना है, एक लाइन पढ़े पहले, यूज द टैक्स रेट विच इज एप्लीकेबल इन द रेलिवेंट ईयर। टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना और जो जिस साल का रेट है और उसको उस टैक्सेबल प्रॉफिट को उस रेट से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो करंट टैक्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं। एनी कंफ्यूजन? थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है डेफर्ड टैक्स में। डेफर्ड टैक्स जो है उसकी एक लाइन पहले अंडरलाइन करने, जो फर्स्ट लिखी हुई। डेफर्ड टैक्स बाय डिफॉल्ट किस अप्रोच से वर्किंग होती है? कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस को कंपेयर करके एज ऑन निकाला जाता है। फर्स्ट एक सेंटेंस ढूंढना जरा। आपने जिस ईयर एंड पे वर्किंग करनी है, उस ईयर एंड पे जो रेट एप्लीकेबल है वो आपने इस्तेमाल करना है। मींस फॉर एग्जांपल अगर आप 2020 के एंड पे खड़े हैं तो जो उस डेट पे रेट एप्लीकेबल है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2021 के एंड पे खड़े हैं तो उस डेट पे जो रेट एप्लीकेबल होगा उस डिफरेंसेस से मल्टीप्लाई करके आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल। तो यूज द रेट विच इज एप्लीकेबल एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट। ठीक है यहाँ तक? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आएगा, कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, रजिस्टर बस खोलना, काइंडली साथ साथ लिख के कीजिएगा। किसकी डिस्कशन स्टार्ट हो रही है? रेट चेंज में डेफर्ड टैक्स। एग्जांपल नंबर 1 डाटा जरा वहां से यूज कर लेते हैं। इधर एग्जांपल नंबर 1 में दिया हुआ है कि ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी सपोज 10,000। बाद में आप लिखेंगे, मैंने वैसे रजिस्टर करा, पहले समझ लेंगे। ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है 10,000 रुपया। क्या ये रेट मल्टीप्लाई होने के बाद फिगर आई है? क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट की अमाउंट रेट मल्टीप्लाई होने से पहले आती है सर? तो ये 10,000 किस रेट से बना है? लेट्स अज्यूम लास्ट ईयर के एंड पे 30% रेट। तो क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हुई 25,000 और इस साल के एंड पे रेट हो गया लेट्स अज्यूम 35%। अब रेट्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो सारी मैं आपके सामने डिस्कशन रखता हूँ। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द ब्रॉट डाउन बैलेंस?
10,000। ये 10,000 किस रेट की बेस पे है? 30%। व्हाट इज द कैरी डाउन बैलेंस? 25,000। ये किस रेट की बेस पे है? अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी हुई है, क्या टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस के अगेंस्ट बनी होगी या डिडक्टेबल? हिम्मत करें सर जी, हिम्मत करें, गेम ना खराब कर दीजिएगा सर। अब कह लीजिए मैं एग्जांपल का आंसर लिख रहा हूँ, उस तरफ देखिएगा जरा लेजर में। ये जो हमने ब्रॉड डाउन लिखा है 10,000, क्या यही ब्रॉड डाउन लास्ट ईयर का कैरी डाउन होगा? और उस वक्त रेट 30% होगा। असल में स्टोरी होगी, कैलकुलेटर उठाना। एक 10,000 की जो फिगर है 30% रेट अप्लाई करने के बाद आई है। दोबारा सही तरह सोचना, क्या मैं इस इंफॉर्मेशन की बेस पे रेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बेस पे डिफरेंसेस निकाल सकता हूँ? 10,000 अगर लायबिलिटी है और 30% रेट है, तो क्या रिवर्स वर्किंग करके डिफरेंसेस तक पहुंचा जा सकता है? कैसे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, क्या ये मल्टीप्लाई होके फिगर आई है? तो रिवर्स करें जरा, 10,000 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 या 30% जो भी अपने करना। ये जो भी फिगर है इसका नाम क्या हो गया? ये डिफरेंसेस है, लेकिन अगर लायबिलिटी बनी है तो कौन से डिफरेंसेस है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है सर जी लास्ट ईयर। अब टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट ईयर के एंड पे कि एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है? जिस पे लायबिलिटी बनती है। लायबिलिटी कब बनती है? जब फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो जिन डिफरेंसेस पे फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, उन डिफरेंसेस का नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। और वाइस वर्सा और डिडक्टेबल बोला, जिन डिफरेंसेस की वजह से फ्यूचर में टैक्स सेविंग होगी वो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो हम लास्ट ईयर के एंड पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 33,000 समथिंग इन डिफरेंसेस पे फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और हमारा ख्याल था कि फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा 30% के हिसाब से। आखिरी बात ठीक है मेरी? हो सके तो मैं 30% का पता था, तो हमारा ख्याल था कि फ्यूचर में जो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा वो 30% की बेस पे ज्यादा देना पड़ेगा। अब वहीं जरा रुक गए पिछले साल के एंड पे। अब टैक्स देना है फ्यूचर में, डेफर्ड टैक्स रिलेट्स टू फ्यूचर। अगर रेट सिर्फ बढ़ जाए या कम हो जाए, डिफरेंसेस वही रहे, डिफरेंस वही है, लेकिन रेट कम या ज्यादा हो जाए फ्यूचर का, तो क्या हमारे एसेट या लायबिलिटी के बैलेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर लाख रुपए का डिफरेंस है और रेट 30% है, तो आपकी लायबिलिटी 30,000 है, लेकिन अगर डिफरेंस लाख ही है और रेट 35% हो रहा है, तो सिर्फ रेट चेंज होने से भी आपकी लायबिलिटी या टैक्स सेविंग में इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगी। तो डिफरेंस तो वही है, और लेकिन उस वक्त रेट था 30%, अब रेट फ्यूचर में हो गया है 35%। तो क्या जस्ट बिकॉज ऑफ रेट चेंज अब हमारी लायबिलिटी को रीमेजर होना चाहिए? हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किस रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा? 30%, लेकिन जिस साल में हम जब अगले साल आए तो उस साल में रेट हो गया 35%। तो डिफरेंसेस चेंज हो रहे हैं या रेट चेंज हो रहा है? अगर रेट ज्यादा हो जाएगा तो क्या टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर रेट कम हो जाता तो फिर कम भी देना पड़ेगा। इट मींस पहला काम फिर क्या करना पड़ता है कि आप डेफिनेटली जो कैरी डाउन है वो ब्रॉड डाउन उठा लेंगे, ये तो एज इट इज होता है, सीडी ही बीडी होता है। लेकिन जो बीडी है देन फिर आप उसको रिवाइज्ड रेट की बेस पे जो उस साल में एप्लीकेबल है रीमेजर करेंगे, और उस रीमेजरमेंट के रिजल्ट में लायबिलिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। बढ़ेगी कब? अगर रेट बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर रेट कम होगा तो पहला काम क्या करना होता है, इफ देयर इज अ चेंज ऑफ टैक्स रेट इन एन अकाउंटिंग पीरियड, तो ओपनिंग बैलेंसेस रीमेजर्ड अकॉर्डिंग टू द चेंज रेट। कैसे? दोबारा कैलकुलेटर पे जीरो करते हैं, ट्रांसलेशन को फॉरेन करेंसी में रहने दें, रीमेजरमेंट लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी लफ्ज अगर आप कोई और इस्तेमाल करना चाहेंगे तो बाद में कर लीजिएगा, करना क्या है वो मैं सब कर लूंगा। 10,000 कैलकुलेटर पे लिखें, क्या है 10,000? डेफर्ड टैक्स है। डेफर्ड टैक्स जो है
रेट मल्टीप्लाई होने के बाद आता है। तो किस रेट की बेस पे ये वर्किंग हुई थी, डिवाइडेड बाय कर देंगे आप उस रेट से जिस रेट पे ये बना था। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, अब इससे क्या हो जाता है, इससे डिफरेंसेस दोबारा आ जाएंगे, इससे डिफरेंसेस दोबारा आ जाएंगे। अब इसके फर्दर अगला काम जो है उसके दो तरीके हो सकते हैं कि मल्टीप्लाइड बाय चेंज रेट करें, वैसे करके देखो। सभी को एक दो तो कर लें सर, सबकी तरफ से हो जाएगा ताकि 10,000 डिवाइड बाय 30 डिफरेंसेस आ गए इनटू 35%। ये क्या है यार, इसका नाम ये रिवाइज लायबिलिटी है। पहले कितनी नजर आ रही, तो क्या लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है। तो एक तरीका क्या है, पहले पूरी लायबिलिटी रीमेजर करके निकालना है, फिर डिफरेंस लेना। क्या 10,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, डिफरेंस नहीं रिकॉर्ड होना। एक और तरीका भी क्या हो सकता है, जीरो करें 10,000 डिवाइड बाय 30% और मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन टैक्स रेट्स। लेकिन यहाँ जरा थोड़ी सी एहतियात रखनी पड़ती है। ये काम ठीक है, शॉर्टकट तो शायद हो जाएगा, लेकिन अब ये फिर आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि क्या रेट 5% से बढ़ा है या कम हुआ। मतलब अगर आप 35% मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर तो वो टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, और टोटल लायबिलिटी को देख के फिर रिवाइज लायबिलिटी का डिसीजन ले लेंगे। लेकिन 5% में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस आ तो जाएगा, लेकिन फिर आपको क्या देखना पड़ेगा कि रेट पहले था 30, अब है रेट 35। तो क्या इस अब डिफरेंस से लायबिलिटी ने बढ़ना है या कम होना है सर, हमेशा ही बढ़ना है सर। तो क्या किया जी आपने, 10,000 डिवाइड बाय 30% और मल्टीप्लाइड बाय लेट्स अज्यूम अगर 5%, तो आंसर आपके पास आया 1667 पे बात खत्म होगी। अब इस अमाउंट से लायबिलिटी ने बढ़ना है या कम होना है, बढ़ना है या कम होना है। क्या ये लास्ट ईयर हमने 10,000 लायबिलिटी रिकॉर्ड करके कोई गलती की है, ये कोई एरर नहीं है, रेट्स के एस्टिमेट्स में चेंज आ रहा है। तो देयरफॉर जिस साल ये चेंज आएगा आपने अब उस साल इसे रिकॉर्ड करना, मींस उसे जिस ईयर में अब हम आ गए हैं उस ईयर में 1667 ने एक्स्ट्रा लायबिलिटी रिकॉर्ड होना। क्या लायबिलिटी बढ़नी है सर, क्या डबल एंट्री करेंगे यार, लायबिलिटी क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, किस साल, जिस साल ये होगा। तो पहला काम बिफोर एनीथिंग एल्स आप रीमेजर करेंगे लायबिलिटी, और एंट्री बढ़ा हुई है, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या एंट्री बन जाएगी, लायबिलिटी क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट। और अगर लायबिलिटी कम हो जाती तो ये जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में इजाफा है इसको फिर हमने स्पेसिफाई करना है कि ये रेट चेंज की वजह से है, क्योंकि इसका फिर अलग एक डिस्क्लोजर होता है जो फिर मैं अभी बाद में डिस्कशन के आपके साथ शेयर करता हूँ। बनाइए यहाँ तक। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पता क्लियर है? मैंने ये एडजस्टमेंट प्रोस्पेक्टिवली की है या रेट्रोस्पेक्टिवली की है, कभी सुना है लफ्ज आपने रेट्रोस्पेक्टिव? रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कब और कब करते हैं, पर लिखते जरा आराम से सोच के बताओ। क्वेश्चन साइलेंट है मेरा। अकाउंटिंग पॉलिसी बदल जाए या एरर हो जाए, एरर, इज इट एन एरर? उस वक्त रेट वही था, सब्सिक्वेंटली रेट चेंज हुआ है, तो अगर सब्सिक्वेंटली रेट चेंज हो तो प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट करेंगे। प्रोस्पेक्टिव मींस जिस साल में है उसी साल में करेंगे। ये बंद कर दो। तो ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर से आ गया, क्लोजिंग बैलेंस वर्किंग से आ गया, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के कंपैरिजन से, और जो रेट एप्लीकेबल था ईयर एंड पे वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया।
अगला काम, अच्छा अभी तक अगला काम क्या करते थे हम? ओपनिंग लिख लिया, क्लोजिंग लिख लिया, बस फॉर द ईयर निकाल लिया। लेकिन अगर रेट चेंज हुआ तो एक और पहले काम कौन सा? पहले रेट चेंज का इफेक्ट ले लें और उसके बाद फिर बैलेंसिंग करें। तो बैलेंसिंग भी करें, जब ये काम हो जाएगा तो लेजर बैलेंस करें। कर लें सर, कुछ तो कर लें सर। क्या बैलेंसिंग फिगर भी बोर्ड पे आएगी सर? सही बैलेंस कीजिएगा कंडी, किस तरफ डिफरेंस आ रहा है? राइट साइड में डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस क्यों आया? अदरवाइज अदर देन रेट मींस अदरवाइज टेम्परेरी डिफरेंसेस में इंक्रीज हुआ, फॉर द ईयर आ गया। तो डेफर्ड एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी रेट चेंज से भी बढ़ रही है और डिफरेंसेस से भी बढ़ रही है, ठीक है। देन आपके पास ये दो लाइनें नीचे लिखी हुई है, ये जहां वर्किंग हुई हुई, इफ देयर इज अ चेंज इन रेट, अप्लाई तो हमने कर लिया, जरा एक दफा देख लें। If there is a change in tax rate during an accounting period, then the opening balances according to the revised rate. Difference, if any, is recognized as an expense or reversal of expense as an effect of rate change. अब यहाँ जो अगली बात है वो जरा ध्यान से देखनी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्स टैक्स बनवाएं बेस्ड ऑन दिस डाटा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है वहां तक आ जाएगा। टैक्स में आ जाए, करंट टैक्स भी नहीं है, सिर्फ डेफर्ड टैक्स की बहस हो रही है। अपना लेजर बहुत गौर से देखना है और सही फिगर्स मुझे लिखवानी है। डेफर्ड टैक्स के सामने क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, तो ये बहस छोड़ दें। 1667 की एंट्री बोलें तो 1667 एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। दूसरी एंट्री बोलें, दोनों एक्सपेंसेस रेट चेंज की वजह से हो या अदरवाइज डिफरेंसेस की वजह से हो, डेबिट हो रहे हैं, दोनों डेबिट्स ऐड हो गए, टोटल डेबिट 15,000 हो गया। और टोटल डेबिट अगर ये 15,000 है तो क्या इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ब्रैकेट लगाएंगे सर? ब्रैकेट क्यों लगाई है मैंने? एक्सपेंस डेबिट हो गया, पड़ा बनाया अपने हाथ से। किधर खो गए सर? कल भी गायब थे सर। अच्छा माशा, किस टाइम? अच्छा अच्छा, ये दोनों फिगर्स क्रेडिट हो रही, मैं कह रहा हूं डेबिट हो रही है। जी दोनों डेबिट हो रही, क्रेडिट हो रही हैं? क्रेडिट हो रही हैं यार। कौन सा लेजर देख रहे हैं आप? चलो, कौन से लेजर में क्रेडिट हुई हुई? ऑपोजिट इफेक्ट्स देख रहे हैं ना सर। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का काइंडली लेटर दोबारा देखें, लिखे। अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे ना तो वो भी यही 15,000 है। सिर्फ ओपनिंग देखें, क्लोजिंग देखें। ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है। लेकिन अब इस चक्कर में ना पड़ जाएगा कि हमने इतनी सारी वर्किंग क्यों की है। हमें ये ब्रेकअप दिखाना है कि रेट चेंज की वजह से कितना चेंज है और अदरवाइज टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से कितना चेंज है। अल्टीमेट शायद नेट इफेक्ट सेम आएगा, लेकिन ये ब्रेकअप एग्जामिनर के लिए कंपलसरी है। डन है सारी बात? तो काइंडली इस तरह की बात दोबारा ना कीजिएगा, ये आपके साथ रह रहे कि थोड़ी छोटी बात मुझे भी पता है। एग्जाम्पल नंबर 2 सर। अब जरा स्पीड अप होते रहेगा।
डाटा लिखा, दो लाइनें होंगी, वर्किंग हुई भी है, लेकिन अपनी अपनी सोच नहीं। ब्रॉड डाउन के किस रेट की बेस पे, साथ रेट्स लिखना जरा। बेस्ड ऑन रेट ऑफ 35%। क्लोजिंग क्या है? बेस्ड ऑन रेट ऑफ 40%। अगर रेट चेंज हो जाए तो पहला स्टेप क्या है? 4000 डिवाइडेड बाय 35%। अब आप किससे कंफर्टेबल हैं, पूरा रेट लगाएं या डिफरेंस लगाएं? लेकिन डिफरेंस में खतरा है। ठीक है, टाइम तो बच जाएगा, बचा लेना चाहिए, लेकिन एहतियात रखनी है। रेट डिफरेंस में लगाओ, वैसे डेफिनेटली चॉइस है, पूरा लगा के डिफरेंस लिया जा सकता है, लेकिन लेट्स अज्यूम अगर 5% से मल्टीप्लाई करूं तो अब सोचूं कैसे, अमाउंट तो आ जाएगी नहीं, अमाउंट बता दो, अमाउंट बता दो जी। डेफिनेटली बेटा पूरा रेट लगा के देखें, जिनका दिल कर रहा है पूरा लगाएं, कोई इशू नहीं। कितनी फिगर आ गई है? 571 तकरीबन। अब सिर्फ डिसीजन ये ले लें, क्या रेट बढ़ रहा है और लायबिलिटी बनी हुई है, क्या ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा? रेट अगर बढ़ेगा पहले 35% के हिसाब से 40% से, तो क्या लायबिलिटी बढ़ जाएगी? डबल एंट्री बोले, लायबिलिटी क्रेडिट एक्सपेंस लिखें और बैलेंस करें। डेफिनेटली आप टोटल करके भी डिफरेंस ले सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बैलेंसिंग फिगर सर 2571 सही साइड रखिएगा। क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है सर, डबल एंट्री है सर। अब लायबिलिटी डेबिट होके एक्सपेंस से क्रेडिट हो रहा है, इसके एक्सट्रैक्ट से बनवाया जरा, बल्कि बनाया जरा फिर। बाकी करंट टैक्स इस वक्त डिस्कशन नहीं चल रही, सिर्फ डेफिट टैक्स के एंगल से सोच। 2000 कैसे आएगा? नहीं नहीं, मतलब 2000 कैसे आगे आएगा? हाँ जी, 571 जो है ये डेबिट फिगर है, एंट्रीज बोल के लिखेगा, पता नहीं समझ आनी है डेबिट फिगर है क्रेडिट फिगर। लायबिलिटी क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट है, 571 से एक्सपेंस डेबिट है, और 2571 से एक्सपेंस क्रेडिट है। तो सबसे पहले तो इन दोनों ने आपस में नेट ऑफ हो जाना, नेट ऑफ होके 2000 क्रेडिट बचना है, एक्सपेंस क्रेडिट बचना है। बोल दे एक दफा जरा पूरा तरह, क्या क्या है, फिर क्या क्या है, और फिर क्या हुआ है। 571 एक्सपेंस डेबिट है, 2571 एक्सपेंस क्रेडिट है। पहला काम ये नेट हुए, और नेट करके क्रेडिट कितना रह गया, तो क्रेडिट अगर फिगर है तो ये बगैर ब्रैकेट का है, करंट टैक्स की डेफिनेट नेगेटिव फिगर होगी जो भी होगी, तो उसमें से फिर ये नेट ऑफ होना है, तो क्रेडिट फिगर बच गई। हो जाएगा सर, ये नहीं कर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये नोट हो गया। देन सर जी पेज नंबर 89 पर रहेगा। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े और एग्जांपल्स करें, एसिड भी तो हो सकता है, तो पहले एक नोट लिखिएगा जरा, स्टार्ट में एक नोट लिखा होगा एग्जांपल नंबर 3 से ऊपर, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना जरा। इंक्रीज इन टैक्स रेट रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड जरा वाइस वर्सा बोल दो। एग्रीड है सर? रीजन? लाख रुपए का डिफरेंस है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अगर रेट मल्टीप्लाई करेंगे आप 30%, तो लायबिलिटी की अमाउंट है 30 लाख। अगर डिफरेंस वही है 1 लाख,
लेकिन रेट हो जाए 35% तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बढ़ जाती। अगर रेट हो जाए 20%, डिफरेंस वही है, लाख है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो सिर्फ रेट के इजाफे से लायबिलिटी भी बढ़ेगी और वाइस वर्सा रेट की कमी की वजह से रेट बढ़ेगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्या ख्याल? और अगर रेट कम होगा तो कम टैक्स देना पड़ेगा। तो रेट के बढ़ने से लायबिलिटी बढ़ जाएगी और रेट के कम होने से लायबिलिटी कम भी हो जाएगी। लेकिन अब यही बात जरा पहले एसेट्स के एंगल से सोचें। एसेट कब बनता है? जब डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है और रेट हो 30%, तो 30,000 टैक्स सेविंग होगी। और अगर रेट है 35% तो टैक्स सेविंग 35,000 हो जाएगी। तो डेफर्ड टैक्स एसेट भी बढ़ेगा रेट बढ़ने से। हिम्मत हरी हिम्मत। अगर 30% रेट है तो आपको टैक्स सेविंग 30% के हिसाब से होगी, और अगर रेट 35% हो जाए तो 35% के हिसाब से टैक्स सेविंग ज्यादा हो जाएगी। और अगर रेट कम हो जाए तो लेट्स से 20% रेट हो गए तो टैक्स सेविंग की अमाउंट भी कम हो जाएगी। तो ये जो हमने सेंटेंस पढ़ा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के एंगल से, रेट बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी और रेट कम होगा तो लायबिलिटी कम होगी। ये सेम पॉइंट एज इट इज डेफर्ड टैक्स एसेट के लिए भी एप्लीकेबल है। रेट बढ़ेगा तो एसेट भी क्यों बढ़ेगा? टैक्स सेविंग की अमाउंट बढ़ जाएगी ना रेट ज्यादा होने से, और टैक्स रेट कम होने से टैक्स सेविंग की अमाउंट कम हो जाएगी। तो दोनों के लिए सेम ही रूल है, अगला भी पढ़ना। सिमिलरली इंक्रीज इन टैक्स रेट रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स एसेट एंड करंटली जरा वाइस वर्सा बोलना। एक मिनट सोच लें, कोई कंफ्यूजन अगर आप इंडिविजुअली सोच लें दोनों सेंटेंसेस। डेफर्ड टैक्स एसेट होता क्या? वी आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में कम टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर रेट बढ़ जाए तो ज्यादा कम देना पड़ेगा, रेट बढ़ जाए तो ज्यादा कम। बैड डेट्स की अलाउंस की एंट्री बोला था, बैड डेट्स डेबिट अलाउंस का। लेट्स से हम 5 लाख की अमाउंट है, अलाउंस ज़हन में बनाया जरा, इसकी कैरिंग अमाउंट होगी, अलाउंस की कैरिंग अमाउंट होगी सर 5 लाख। इसके सामने टैक्स बेस ढूंढा, वो क्यों? अलाउंस है ही नहीं, जीरो हो गया। डिफरेंस आने दे, डिफरेंस आने दे सर, वो क्यों? फ्यूचर में अलाउ हो जाएगा। अब फ्यूचर में कितना अलाउ हो जाएगा? 5 लाख। 5 लाख इस केस में अगर 5 लाख की अमाउंट है, फ्यूचर में 5 लाख अलाउ होगा। अब अगर रेट है टैक्स का 30%, कैलकुलेटर अगर रेट है टैक्स का 30% तो 1.5 लाख रुपया फ्यूचर में टैक्स सेव होगा। इस 5 लाख के एक्सपेंस बनने से 1,50,000 रुपीज टैक्स सेविंग होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 1,50,000 की बेस पे टैक्स सेविंग रिकॉर्ड कर ली, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जाके रेट ही सपोज 40% हो गई, 40% हो गई, तो डिफरेंस वही का वही है, 5 लाख ही है, लेकिन अब आपको टैक्स सेविंग 40% के हिसाब से हो, तो इसका मतलब आपकी टैक्स सेविंग 2 लाख हो जाएगी, 50,000 से बढ़ जाएगी। समझ आ गई प्लीज? अब मीन्स से अगर टैक्स डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस भी हैं तब भी डेफर्ड टैक्स एसेट रेट बढ़ने से बढ़ जाएगा और रेट कम होने से कम हो जाएगा। मीन्स से दोनों में से सेम है, लायबिलिटी हो या एसेट हो, रेट बढ़ने से बढ़ जाएंगी और रेट कम होने से कम हो जाएगा। अब आ रहे एग्जाम्पल, चलो आगे एग्जाम्पल नंबर 3 करें और गेम जरा ऑन महसूस कीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ गई? डेफर्ड टैक्स एसेट से अब गेम शुरू हो रही है। ब्रॉड डाउन एसेट कितना, किस रेट से? 5,000 25% रेट की बेस पे।
डेबिट बैलेंस होगा सर, कैरी डाउन एसेट 35% लेट्स अज्यूम रेट हो गया 6000। प्रोसीजर वही है, बस सोचने का स्टाइल क्या है। आए जरा सोचो मेरे साथ। पहला काम, रेट चेंज हो गया, रीमेजर ओपनिंग बैलेंस कैसे? 5000 डिवाइडेड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 10%, 2000 रुपया आ गया। क्या रेट बढ़ा है? फुल कंसंट्रेट पर छोड़ दें यहाँ तक। अगर 2000 आ गए तो क्या रेट बढ़ा है? क्या एसेट बना हुआ है? तो रेट बढ़ने से एसेट बढ़ेगा। अब एसेट अगर बढ़ेगा तो एसेट डेबिट होगा, डबल एंट्री क्या हो जाएगी? तो मीन्स उसे रेट बढ़े, एसेट भी बढ़ना है, लाइबिलिटी बढ़नी, लेकिन डेफिनेटली एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होगी, वो अलग एक बात। तो दिस 2000 इज इंक्रीज इन एसेट बिकॉज ऑफ रेट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रेट, ठीक है। बाकी एवरीथिंग रिमेन्स है, लिखें बैलेंस करें। जी सर, जब भी हो जाएगा तो फाइनल स्टेप लेजर बैलेंस हो जाएगा। 1000 किधर आ रहा है? 1000 अब क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है बिकॉज ऑफ टेम्परेरी डिफरेंसेस। जी सर, इसके एक्सटेक्स बनाए जरा, डेफर्ड टैक्स कैसे नजर आएगा? कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में डेफर्ड टैक्स फाइनली कैसे नजर आएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट बाय 2000, रेट चेंज की वजह से तो एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है, और अदरवाइज डेफर्ड टैक्स एसेट कम होके एक्सपेंस डेबिट हुआ है। सही तरह डिसीजन लेंगे। 2000 क्रेडिट है एक्सपेंस, 1000 एक्सपेंस डेबिट है, 2000 माइनस 1000, पहले बात तो नेट समझ आ रहा है, नेट होना है। नेट करके क्या बचा? क्रेडिट बचा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है सर। एक्सपेंस डेबिट बचा, क्रेडिट बचा, क्या ज्यादा था? क्रेडिट ज्यादा था। एनी कंफ्यूजन? एग्जांपल 4 खुद से करना, नहीं सॉरी, एग्जांपल 4 है ना, एग्जांपल 4 में साथ ही करिएगा यहां तक, ओके। जी सर, एग्जांपल 4 में होगी गेम ऑन, और आप प्लीज लिखने की ख्वाहिश खत्म कर दें। ये डाटा लिखवाएं जरा मुझे। ब्रॉट डाउन लायबिलिटी है कितनी? 5000। किस रेट पे बनी है? कैरी डाउन भी लायबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहले सर जी, अगर ये पॉसिबल भी है, पहले तो ये सोच लेते हैं, पिछले साल के एंड पे लायबिलिटी है और इस साल के एंड पे एसेट है, इज इट पॉसिबल सर? ये वर्किंग होती कैसे है, जरा वर्किंग ज़हन में लाएं। कैरिंग अमाउंट लिखी जाती है, टैक्स बेसिस लिखी जाती हैं, डिफरेंसेस लिखे जाते हैं। इज इट पॉसिबल कि लास्ट ईयर के एंड पे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस ज्यादा हो और रेट लगा तो लायबिलिटी बन गई, और करंट ईयर के एंड पे अब डिडक्टेबल ज्यादा हो जाए और जब रेट लगेगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। तो पॉसिबल तो काइंडली है। अगली बात ये है कि ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट अगर पिछले साल लायबिलिटी है और इस साल एसेट है, या वाइस वर्सा, पिछला साल एसेट है या लायबिलिटी है, तो इनके लेजर अलग-अलग नहीं बनते, ये कंबाइंड लेजर ही बनता है।
या अल्लाह मेरी मदद करें, जस्ट लाइक जिस तरह डेटर कंट्रोल अकाउंट होता है, अगर किसी कस्टमर से पैसे रिसीवेबल भी हो तो डेबिट बैलेंस होता है, और अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो तो क्रेडिट बैलेंस होता है। और याद आए जिस तरह सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है, दोनों चीजें आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने वैसे ही बोला, वो सब कुछ छोड़ दे, एसेट और लायबिलिटी का एक कंबाइंड लेजर ही बनता है। कैसे बनता है? सॉर्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स ऊपर लिखा जा सकता है, लेजर का नाम ही डेफेक्स, जिसमें फिर लायबिलिटी और एसेट इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि इस तरह सोच लिया कि कौन कौन सा लेजर कंबाइन होंगे। इट इज अ लेजर ऑफ लायबिलिटी एंड एसेट, सॉर्ट ऑफ स्लैश मींस ये दोनों का कंबाइन ऑफ लेजर। डन है प्लीज? अब लिखवाएं इसमें एसेट कैसे आएगा? क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग एसेट कैसे आएगा? क्रेडिट साइड पे है, क्लोजिंग एसेट डेबिट बैलेंस है। डन है सर? किस रेट पे ये बना है? 30%, और देयरफॉर अमाउंट गिवन है 6,000। हजम होगी यहां तक बात? पहले यहां तक लिख लें आप। ये दोनों फिगर्स क्रेडिट साइड पे कैसे हो सकती हैं? हो नहीं सकती, हो गई हैं। जी सर, बाकी काम वही है, लेकिन रुकने लिखा अगर लिख लिया तो, अगर रेट चेंज आ जाए तो रीमेजर द ओपनिंग बैलेंस। कैसे सर? गेम ऑन। अब जिस रेट से बनाया था उसे डिवाइड कर दें, और डिफरेंस ठीक है, लेकिन अब डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, मल्टीप्लाई 5% मैंने कर दिए। इस वक्त आपने लायबिलिटी के एंगल से सोचना है, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग की बात नहीं हो रही है। किसे रीमेजर करना है? लायबिलिटी है ओपनिंग। जी रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? आंसर बताएं जरा कितना आ रहा है? 714। रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। क्या लायबिलिटी बनी हुई है? वो एसेट बना हुआ है। किसकी बात हो रही है? ओपनिंग की बात हो रही है, ओपनिंग की बात हो रही है। क्या लायबिलिटी बनी हुई है? क्या रेट कम हो रहा है? क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी? डबल एंट्री बोले, लायबिलिटी डेबिट एंड एक्सपेंस क्रेडिट, देखिए तो किसने रीमेजर होना है? ओपनिंग बैलेंस ने रीमेजर होना सर। जब ये हो जाएगा तो अब आपने सिंपली बस बैलेंस कर देना, करना कुछ नहीं, मुझे बैलेंस करके बता देना। ये एक सवाल आया है, लेकिन अगर ये सवाल किसी और के ज़हन में आया पहले उसको खत्म कर दो। आप इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 1 का जरा आंसर ढूंढें। गैलेक्सी 2009 की वर्किंग में जाए डेफर्ड टैक्स। क्या ये हो सकता है कि किसी एक डेट पे 31 दिसंबर 9 पे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस भी हो और डिडक्टेबल भी हो? सर जी क्या ये हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? टैक्सेबल भी हो सकता है, डिडक्टेबल भी हो सकता है। टैक्सेबल कहाँ है? जहाँ लायबिलिटी बनी हो टैक्सेबल है, जहाँ एसेट बना हो डिडक्टेबल। और सर जी ठीक है सर, लेकिन क्या हमने जो टैक्सेबल थे उन पे लायबिलिटी अलग और जो डिडक्टेबल थे उन पे एसेट अलग बनाया है, ये पहले इनको आपस में नेट ऑफ कर लिया है?
तो ये नहीं हो सकता कि किसी एक स्टेज पे, किसी एक गिवन डेट पे आपने एसेट भी बनाया और लाइबिलिटी भी बनाई हो। आपने पहले क्या कर लिया होगा, इनको नेट ऑफ कर लिया होगा, और नेट ऑफ करके या क्या बचा होगा और या क्या बचा होगा। तो मीशो से मैंने अब बात तो कर दी है सब्सक्रिप्शन अकाउंट या और कौन सा कर दी, डेटर कंट्रोल अकाउंट, उनमें तो समटाइम्स हम अलग अलग ये बीडीज दिखाते हैं, लेकिन डेफिडेक्स के एंगल से नेट ऑफ करने की परमिशन हमें है। नेट ऑफ कब किया जा सकता है? काउंटर एंट्री याद है किसी को? किसी का रिसीवेबल किसी के एडवांस से नेट ऑफ नहीं हो सकता, तो वहां लगा आते थे, 2 बीडी भी होते थे, 2 सीडी भी होते थे, लेकिन ये टैक्स वालों को ही देने हैं और उन्हीं से ही लेने। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही को रिसीवेबल है, उन्हीं को पेबल है। तो ये एक ही पार्टी को, अगर एक ही पर्सन को रिसीवेबल और पेबल हो तो क्या कॉन्ट्रा हो जाता है सर? तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करके ही लिखना है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही रिसीवेबल है, उन्हीं को एडवांस है, उन्हीं को पेबल, तो नेट ऑफ करके ही लिखना। तो ये नहीं कि इसमें 2 बीडीज हो जाएंगे। क्या करना है, अगर दोनों बने हो, देखना दोबारा, अगर टैक्सेबल भी है डिडक्टेबल भी है, तो पहले क्या करना है, नेट डिफरेंसेस निकालने हैं, और फिर नेट डिफरेंसेस या टैक्सेबल होंगे या डिडक्टेबल होंगे। इट मींस या तो लायबिलिटी होगी या एसेट होगा। सिमिलरली ईयर एंड, जरा इस तरफ देखें जरा, ये जो 6000 आया इसमें क्या हुआ होगा, कुछ टैक्सेबल भी हो सकते हैं ईयर एंड पे, कुछ डिडक्टेबल होंगे, लेकिन कौन से ज्यादा होंगे? डिडक्टेबल ज्यादा होंगे, वो नेट होके आए होंगे और देयरफॉर एसेट बन। तो दोनों बीडीज, 2 सीडीज नहीं होंगे, दोनों बीडीज या सीडीज होने थे वो पहले आपस में नेट होके या लायबिलिटी बन जाएंगे और ये एसेट बन जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है सर? जी हम लेजर बैलेंस कर रहे थे, एग्जांपल नंबर 4 लेजर बैलेंस में 1 0 ये किस सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है सर? 1 0 to 86 डेफर्ड टैक्स, क्या रेफरेंस लिखूं? एक्सपेंस, एक रेफरेंस एक्सपेंस ही आएगा। क्या रेफरेंस लिखूं सर? अब इसकी एंट्री क्या बनी? अब इसकी एंट्री में हमने फंसना है। क्या डबल एंट्री बनी आपके ख्याल में? नहीं बेटा, इस तरह नहीं असल में बनी। असल में बात ये नहीं है, बात पूरी अब सुनिएगा जरा अपने सामने, जरा ये बल्कि बोर्ड पे देखो, नजर आ रहा है ना सारा? पूरी बात करनी, गौर से देखनी है, कैलकुलेटर पकड़ना है। 714 की डबल एंट्री है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। ये मैंने श्योरिटी से डेबिट क्यों बोला, लायबिलिटी की डेबिट क्यों बोला? ऊपर रेसिट भी लिखा हुआ, ओपनिंग बैलेंस की बात हो। आपकी एंट्री से 714 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट से कैलकुलेटर उठाया, 5000 माइनस 714, लायबिलिटी ये रह जाएगी, ये रह जाएगी जो आपका कैलकुलेटर पाएगी। 5000 माइनस या प्लस? माइनस 714। तो ये लायबिलिटी पहले खत्म होगी और फिर 6000 एसेट बढ़ेगा। आपके पास जो फिगर आई है, इतने से लायबिलिटी फर्दर रिवर्स होनी है और फिर 6000 से एसेट बनना। 1 मिनट के लिए 6000 प्लस करें इसमें जो आपके पास आया। तो असल में 1 0 to 86 जो है, इसमें पहले लायबिलिटी खत्म हुई है और फिर एसेट बढ़ा है। अब कंसंट्रेट करें जरा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। देखिए हमारे अच्छे भले टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस ज्यादा थे, हमारे अच्छे भले टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस लास्ट ईयर ज्यादा थे। इस साल के एंड पे क्या हुआ? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बढ़ गए। तो ये हुआ क्या होगा, पहले टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस रिवर्स हुए होंगे और फिर कौन से वाले बढ़ गए होंगे? डिडक्टेबल वाले बढ़े होंगे। क्या खत्म हो के क्या बढ़ गए होंगे? क्या बातें करी जरा, हमें क्या बताएंगे? साल के शुरू में लायबिलिटी बनी हुई, उस वक्त टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस थे। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, हमें ज्यादा टैक्स देना था और ये एंड में लग रहा है हमें एक्स्ट्रा टैक्स दे दिए। तो हुआ क्या होगा इस साल? पहले पिछला दिया होगा और फिर इस साल आया और एक्स्ट्रा दिया होगा। तभी क्या चीज किस में कन्वर्ट हुई है? लायबिलिटी एसेट में कन्वर्ट हुई। लायबिलिटी खत्म कैसे हो गई? हमने टैक्स पुराना इस साल दिया होगा, फिर ये एसेट क्यों बढ़ गया? हमें इस साल और टैक्स दिया होगा अगले सालों से रिलेटेड।
तो क्या खत्म होके फिर क्या बढ़ रहा है? तो लायबिलिटी कितने से खत्म हुई है? दोबारा कैलकुलेट करो। नहीं सर जी, नहीं सर, एक मिनट, दोबारा 00 5000, पहले तो 714 खत्म हुई है बिकॉज ऑफ चेंज इन रेट, तो लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, फिर लायबिलिटी रिमेनिंग कितनी बची? तो अगर हम इसकी एंट्री अलग लिखना चाहें तो उसमें ये जो नीचे अमाउंट है इसका एक ब्रेकअप है। कितना आंसर आ रहा है? 4286। नहीं एक मिनट, 4286 की अगर मैं एंट्री करूं तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, और फिर और किसकी? 6000 से एसेट बढ़ा, इसकी एंट्री एसेट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, दोनों में कॉमन दोबारा ढूंढना जरा, दोबारा 4286 की एंट्री लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, और 6000 की दोनों में एक्सपेंस क्रेडिट होगा। अब आखिरी मेरी बात जरा रिलैक्स होकर सुनेगा, हमें इस चीज की कोई ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है कि पहले लायबिलिटी कितने से कम हुई और फिर एसेट कितने से बढ़ा। उसकी वजह यह है कि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ने क्रेडिट ही होना है। ये क्लियर है? तो इस एंट्री को अलग अलग करने की बजाय बस इस तरह बोल के बात खत्म कर दिया करेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट डेबिट जितना जितना भी उसने होना हो जाएगा, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट बाय 10286। लेकिन पूरी बात क्या है कि इसमें पहले क्या खत्म हुआ है और फिर क्या बढ़ा है? लायबिलिटी खत्म हुई है और एसेट बढ़ा है, लेकिन इस सेग्रीगेशन की किसी को कोई जरूरत नहीं है, तो हम भी ये ख्वाहिश खत्म कर देते हैं, ऐसे टाइम वेस्टिंग है। हाँ, हम इस एंट्री को लिख कैसे लेंगे, बता दें कि लिख कैसे लेंगे? लायबिलिटी और एसेट डेबिट और डेफिनेटली डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ब्रेकअप बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट रिक्वायर्ड लिखें। Any confusion, sir? The online students are clear? एक्सट्रैक्ट्स में फिगर्स लिखें, डेफर्ड टैक्स कैसे आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अच्छा, मैंने अभी तक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात नहीं की, इस उम्मीद पे कि हमें पता है। जरा एक सेकंड लेटर देखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आना है? नहीं, फिगर उसमें 6000 ही आना है। एसेट्स में, लायबिलिटीज में, तो एसेट्स में कहाँ आना है वो फिर मेरे ख्याल बात रहती है, वो कर लेंगे, तो उसका तो कोई इशू नहीं, वो तो सीडी आना है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में शायद दो फिगर्स ने फिर आना, तो करें जरा फाइनल, कितना कैसे आएगा, कितना कैसे? एंट्री बोले बगैर फायदा नहीं है इसका। 7146 पेंस क्रेडिट हो रहा है और 10286 से भी एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। अच्छा भला डेबिट हो रहा है, मैं क्रेडिट बोली जा रहा हूँ। उसी का लेजर है, और किसका लेजर? दोनों फिगर्स जमा की हो गई हैं, क्रेडिट से इकट्ठे हो गए हैं, और क्रेडिट्स टोटल 11,000 हो गए, और फिगर पॉजिटिव क्यों आ गई है? क्लियर है? नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल नंबर 5 खुद से करके जरा बात खत्म कर। ये कोई रिजल्ट की फाइनल डेट आई है? अल्लाह करे वैसे ही आ जाए। इस दिन अचानक क्या कर बगैर डेट डूट के बता दे, अचानक आज ही आ जाए, ज्यादा बेहतर है ऐसे ही, क्या कर लेकिन खैर अल्लाह के ना आए, आराम से 10-15 दिन पहले पता चल जाए, ताकि वो अशरा जो है आखिरी, हमारा अपना अशरा शुरू होगा, वो जरा अच्छा है, जरा रब के जरा नजदीक हो जाते हैं। छुट्टियां हो जाएंगी सर, डेफिनेटली सर, अनाउंसमेंट की देर है, फिर उसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा। मैं इसीलिए तो रोज पूछता हूँ।
जी सर, ओपनिंग एसेट बना हुआ है। क्लोजिंग लायबिलिटी बनी हुई। जी फर्स्ट स्टेप कर ले मैं बोल डिवाइड बाय 30 into 5 ये हो गया। जी सर कर लिए। पहली एंट्री सर 1667 एंट्री एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट बैलेंसिंग फिगर। जी सर सीडी आ गया सर, आ गया सर जी, आने लगे। डिफरेंस है डेबिट साइड क्रेडिट साइड कितना 23667। अब डेफिनेटली इसमें एक पूरी स्टोरी छुपी हुई है 23667 में। पहले पूरा एसेट खत्म हुआ है 11667 से, पहले पूरा एसेट खत्म हुआ है और फिर 12,000 लाइबिलिटी बढ़ी, लेकिन फाइनली क्या एंट्री बन जाएगी एक्सपेंस डेबिट एंड लाइबिलिटी और एसेट क्रेडिट, मतलब उसकी कोई साइंस की जरूरत नहीं। 23667 फाइनल बता दें फिगर कैसे आएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। वो तो एक्स में आएगा सर, एंट्री 23,000 से होगी सर, ये ना कीजिएगा। 23,667 से एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, 1,667 से एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, 20,000 एक्सपेंस डेबिट आ रहा है, नेट 20,000 डेबिट ही आ रहा है, 22,000 सर नेट 20,000 है 22,000, इन्होंने नेट ऑफ होना है पहले, ये तो क्लियर है। एक्सपेंस डेबिट है 23,000 समथिंग, एक्सपेंस क्रेडिट है 1,667, तो नेट ऑफ होके एक्सपेंस डेबिट बच गया 22,000। ठीक ठीक है सर। पेज नंबर निकालो 95।
पेज नंबर 95 पे जो क्वेश्चन है इसकी रिक्वायरमेंट 1 पड़ेगा। इन रिक्वायरमेंट्स की मीनिंग जरा मेरे से सुनना है जी जरा। कैलकुलेट द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर, क्या मतलब? करंट टैक्स मांग रहा है, लिखिएगा सर। इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर, करंट टैक्स। नंबर 2, calculate the deferred tax balance that is required in the statement of financial position at the year end. Closing मांग, deferred tax का closing मांग। C, prepare a note showing the movement on the deferred tax account and thus calculating the deferred tax charge for the year. ये deferred tax liability का लेजर, liability या asset का लेजर जो भी बनेगा उसको स्टेटमेंट फॉर्म में मांग रहा है। कंसंट्रेट करना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर बनाया जरा ध्यान में। ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन लिख के मूवमेंट पता चल जाती है किस चीज की, फॉर द ईयर की। तब जरा दोबारा पढ़ें सेंटेंस। प्रिपेयर अ नोट शोइंग क्या, मूवमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स अकाउंट एंड दस कैलकुलेटिंग द डेफर्ड टैक्स चार्ज फॉर द ईयर। तो सिंपली मींस ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन और फॉर द ईयर मांगा। अब इसका ये नोट कैसे बनना है वो मेरा काम है। आपने क्या करना है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट का जो भी बनेगा इस केस में उसका लेजर बनाना। लेजर बनाना तो आता है ना, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन लिख के, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिख के फॉर द ईयर निकाल लो। बाकी इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखना अगर नोट मांगा हो तो मैं बता दूं। चलो आगे। देन लिखा हुआ प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नोट शोइंग द कंपाइलेशन, मींस इकट्ठा करना किसको, टैक्स एक्सपेंस को। ये एक नोट बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख रहे होते हैं, बना रहे होते हैं सर। उसके बाद वर्ड्स क्या होते हैं, तो टैक्स की हेडिंग में फिर हम क्या करते हैं, एक सॉर्ट ऑफ बॉक्स मैं बनाता हूँ अक्सर, इसमें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को इकट्ठा कर देता हूँ। तो ये उसकी बात कर रहे हैं, शोइंग द कंपाइलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस। ये टैक्स एक्सपेंस क्या चीज है, सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। तो ये तो होपफुली हमें पता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लिखने को कह रहा है। शायद पढ़ के देखें, शायद सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं, ये टैक्स को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। तो सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स आपने बनाना, ठीक है, ठीक है सर। फिर वो कहता है प्रिपेयर अ नोट टू रिकंसाइल द प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स रेट टू टैक्स एक्सपेंस। ये वो डिस्क्लोजर मांग रहा है, किसको किससे रिकंसाइल करना, अकाउंटिंग प्रॉफिट को रेट से लगा के, रेट मल्टीप्लाई करके टैक्स एक्सपेंस से रिकंसाइल करना। तो रिकंसिलिएशन मांग रहा है। आप इस तरह कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ एक रेट चेंज इशू है। पहली 4 रिक्वायरमेंट्स होमवर्क करते हैं और ये ई रिक्वायरमेंट फिर मैं इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा। इसमें बड़े आराम से हो जाना सर। कौन सी रिक्वायरमेंट्स होमवर्क दे रहा हूँ, आप इस तरह करें, आप शाकिर जरा निकालने। मैंने शाकिर के एंगल से कुछ 1-2 बातें की थी, टाइम बच गया, लग चुका, तो शाकिर जरा फाइनल हो जाएगा। शाकिर में मैंने आपसे क्या क्या कहा था, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से और रिकंसिलिएशन बनानी है। तो जरा इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से वर्किंग कराना। आई होप कि आपने ट्राई जरूर किया हुआ। पेज नंबर 86 निकाल के रखना सामने, कुछ ना कुछ जरूर देख लीजिएगा। गेम बड़ी एडवांस होने लगी है, साथ रहिएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 15.8। पहले जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से डेफर्ड टैक्स निकालने लगा, डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर। आगे क्या करना होता है, एडजस्टमेंट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस। परमानेंट डिफरेंसेस सवाल देख के बता दें। पेनल्टी, और पेनल्टी कितनी है, ऐड हुई होगी पहले, ये लेस हुई होगी, ऐड बैक कर दिया आपने। ये वो प्रॉफिट्स आ गए
फिगर बताइए जिसमें अब परमानेंट डिफरेंस का इफेक्ट नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स विदाउट द इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस। इसको कंपेयर कैसे करना होता है? टैक्सेबल प्रॉफिट कहां से आते हैं? करंट टैक्स की वर्किंग क्या है? 14.65। डिफरेंसेस टेम्परेरी रह गए। ये टेम्परेरी सिर्फ क्यों रह गए? परमानेंट हमने वैसे खत्म कर दिए। डिफरेंस आ गया 1.85। टैक्स रेट कितना है? आंसर आया जी 0.6475। सर जी मौका तो दो। आप लोग ये बताएं वो अगर 2 पॉइंट्स मिल जाए कहीं से 0.1 और 2 इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के 0.12 ये कौन सी सिचुएशन है? मोर देन लेस देन? ये सिचुएशन ही कोई नहीं है। तो कोई तो है मेरे भाइयों। अकाउंटिंग प्रॉफिट मोर देन है या लेस देन है? हमें कैसे पता? हमें नजर कुछ नहीं आ रहा। नजर आ तो रहा है, आप क्या करें? नजर भी आ रहा है फिर भी दिल नहीं मान रहा। 16.5 है और 14.65 है। क्यों डिफरेंस आया है? अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से आया है। तो ये डेफर्ड टैक्स का एक्सपेंस मिला या डेबिट मिला या क्रेडिट मिला? इसकी एंट्री बोला जरा। और साल में लायबिलिटी बनी हुई है तो वो इशू नहीं है, लायबिलिटी क्रेडिट हो। कितने से? तो 0.6475 ही तो आपका आंसर आ रहा है यार। कल क्या है ढूंढ के बताएं जरा, सही बताइएगा। 0.9375 आया था। सही देख रहे हैं? ये 1.4875 देखना शुरू कर दो। ये फॉर द ईयर रिकंसाइल होना था, फॉर द ईयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकंसाइल नहीं हुआ तो कोई इश्यू नहीं। अभी इंशाल्लाह कुछ करते हैं। अब आप इससे करें, मुझे जरा रिकंसिलेशन बनवाएं। ये सबको पता है सर किसके साथ रिकंसाइल होना था? फॉर द ईयर था ना ये। अब रिकंसिलेशन कैसे बनती है? मैंने कल एक टैक्स रेट वाली रिकंसिलेशन की बात की थी, वो सिर्फ तभी है अगर एग्जामिनर कोई इंफॉर्मेशन दे, वरना ये अमाउंट्स की रिकंसिलेशन है। स्टार्टिंग पॉइंट सर कितना? नेक्स्ट टैक्स रेट कितना? 35%। एक्सपेक्टेड टैक्स 5.53। अच्छा मुझे राउंड ऑफ ना कीजिएगा काइंडली, मैंने फिगर्स एग्जैक्टली दिखानी है तो पूरा लिखिएगा। ये पूरा ही बनता है? ये 275 तो नहीं था जी? आगे सर जी कुछ तो बोलें, क्या हो गया? फाइन कितने? 0.7, लेकिन उसका टैक्स इफेक्ट नहीं ना आपने। आंसर आया 0.245। पूरा बता ऐड करूं लेस करूं? ऐड क्यों किया? फाइन है, पहले लेस हुआ होगा। एक्चुअल टैक्स आ गया 5.775। एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस आ गया। मेरा ख्याल है कल मैंने कोई नोट की थी कल एक मैंने वाली थी कल, ये वाली लिखी थी आपने? नहीं रिकॉर्ड नहीं थी मेरा ख्याल, मैं वैसे इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर नहीं लिखी हुई तो ये वर्किंग कहीं लिखे अपने पास। सम ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स हमारी वर्किंग से क्या बनता था? 6.065 और बना कितना है? 5.575। ना डेफर्ड टैक्स मैच हुआ है और ना ही रिकंसिलिएशन मैच हुई। अगर लिख रहे हैं तो काइंडली बता दें, वरना फिर बात कंप्लीट कर लें टाइम में। ना क्या हुआ है और ना क्या हुआ है, ये सबका पता है। रिकंसिलिएशन में रिकंसाइल होना क्या था? करंट टैक्स ने या डेफर्ड टैक्स ने?
करंट टैक्स ने रिकंसाइल होना था या डेफर्ड टैक्स ने? प्रॉफिट बिफोर टैक्स ने होना था। किसने रिकंसाइल होना था? सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स ने। 6.065 ने रिकंसाइल होना था। किसके साथ? 5.775 के साथ। लेकिन वो रिकंसाइल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सका। जी चलो देन एक काम बस ये कर दे मुझे, ये मेरे पास जो फिगर्स आई हैं इनकी बेस पे मुझे एक या चलें रिवाइज नोट कर लें। असल में सर ये सवाल में वही है, इसकी लास्ट लाइन में जाएंगे, क्वेश्चन की लास्ट लाइन। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रिकंसिडर है, लेकिन सवाल में इशू ये बना है कि पॉइंट नंबर 6 में जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग गिवन है 0.55 की बात कर रहा हूँ, वो सही गिवन नहीं है। मैं जो अगली बातें करने लगा हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट जरा समझ लीजिएगा। एग्जाम में डेफिनेटली अगर कोई आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो आपने उसको काट नहीं देना और अपना शुरू नहीं कर देना। अगर वो अवेलेबल है तो आपने उसकी बेस पे वर्किंग करनी है। एग्जामिनर ने असल में किया क्या, उसकी जो रिक्वायरमेंट क्या है, उसने सिर्फ आपको टेस्ट किस एंगल से किया, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स एंगल से। तो उसने वो रिकंसाइल भी नहीं करवाया और ना ही कोई इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से वर्किंग करवाई। तो जो उसने मांगा है वो शायद सही आ गया, लेकिन अगर हम बाकी बातें करेंगे तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये ओपनिंग बैलेंस ठीक नहीं है, इसके बाकी फिगर्स रिकंसाइल नहीं हो रही। एग्जाम में हमने चेक नहीं करना, या हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ये बात करने लगे। तो अब मेरे पास क्या इस चीज का प्रूफ है कि ये सही नहीं है? हमारे पास डाटा अवेलेबल है ये सारा। हम अगर चाहें तो क्या हम ओपनिंग कैलकुलेट कर सकते हैं सर? कभी हमने ये काम किया है सर? जल्दी से गैलेक्सी ढूंढे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्या 9 का क्लोजिंग निकाल के पहले 10 में ओपनिंग बनाया सर, और फिर 10 का फॉर द ईयर निकाला? सर ऐसे ही हुआ सर। तो इस डेटा से क्या हम ओपनिंग फाइंड आउट करने की पोजीशन में हैं? जी बिल्कुल है, लेकिन अगर आपने कंसंट्रेट ना किया तो ये मेरी कहानी बड़ी अच्छी तरह से खत्म हो जानी है, और मेरी मीन्स वगैरह बाकी सिर्फ मेरी हो जानी है। आपने अब करना है फुल ही कंसंट्रेट। और मैं क्या करने लगा हूं, ये सारी फिगर्स आपके सामने डिस्कस करने के लिए ओपनिंग बैलेंस जरा कैलकुलेट करने लगा। क्या हर सवाल में आप ओपनिंग चेक किया करेंगे? जो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आपका ठीक हो गया, लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो सका उसका भी शायद हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जरा कुछ और बड़े हो सके। मुझे आपने एक वर्किंग करवानी है, आप क्वेश्चन सामने रखिएगा कैंडिडेट, आपको ये लिखना होगा तो आपके लिए लिख रहा हूँ, आराम से लिख लीजिएगा, लिखना इज नॉट अ साइंस। जी डियर, किस दिन वर्किंग करवाएंगे मेरे आप? डेफर्ड टैक्स एज ऑन 31st December 2007 या 8? कौन सा ईयर एंड हमारा? ईयर एंड क्या है सर? तो मुझे फिर 8 पे वर्किंग करवानी है आपने, 7 पे करूंगा ना। मैं इस वक्त क्लोजिंग निकालने लगा हूँ या ओपनिंग निकालने लगा हूँ? पिछले साल की वर्किंग करने लगा। क्या हमारा क्लोजिंग गलत है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। गिवन जो 0.55 बैलेंस है, ये किस डेट का बैलेंस है? ओपनिंग है, तो मैं उसको बताने लगा हूँ आपको कि इस डेटा के बेस पे वो ओपनिंग ठीक नहीं। तो किस डेट पे खड़े हैं आप? और अब ये सारा सवाल हमने पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर एंड, और इन्फॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ही है। आज शुरू से लेकर एंड तक है। कौन कौन से कॉलम बनेंगे? कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंसेस का इंशाल्लाह डिसीजन लेंगे, उसमें टैक्सेबल कौन से हैं और डिडक्टेबल कौन से हैं। प्लीज लुक एट द क्वेश्चन। सबसे पहले बताएं प्रॉफिट की कोई कैरिंग अमाउंट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन जरा रन चाहिए काइंडली। पॉइंट नंबर 1 में चले जाए। पेनल्टी इस साल की है, इसका तो ताल्लुक ही किस दिन से नहीं है। क्या ये इस साल पेनल्टी पे की है? हम लास्ट ईयर के एंड की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तो कोई पेनल्टी का जिक्र ही मौजूद नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में आ जाए। पॉइंट नंबर 2 कौन सा है? ग्रेजुइटी वाला।
लेकिन पॉइंट नंबर 2 के साथ आपको नीचे वाला पॉइंट नंबर 6 की जरूरत पड़नी है। क्या आपको कहीं ग्रेजुटी पेबल ऑफ लास्ट ईयर नजर आ रही है? मैं इस वक्त ओपनिंग क्या बातें करूंगा या क्लोजिंग ही कर रहा हूँ? अब क्लोजिंग ऑफ लास्ट ईयर के लिए तो ग्रेजुटी पेबल का बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया वैसे? ये तो ओपनिंग है, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है। टैक्स बेस बताएं, इसकी टैक्स बेस बताएं, डिफरेंस आने दें। टैक्सेबल डिडक्टेबल हिम्मत कर दें फुल। टैक्सेबल डिडक्टेबल, टैक्सेबल डिडक्टेबल, डिडक्टेबल एसेट बनना है, लायबिलिटी बननी है, टैक्स सेविंग होनी है। फिर लगता है मेरे अकेले की होनी है। नंबर 3 लीजिबिलिटी, वेरी इंटरेस्टिंग, सारी चीज आने लगी आपके सामने। पहले तो वो काम कर लें जो सीधा नजर आ रहा है। राइट ऑफ यूज एसेट की कोई कैरिंग अमाउंट नजर आती है लास्ट ईयर एंड पे? सर को नजर आती है सर, कितनी? ये तो ओपनिंग है। टैक्स बेस, डिफरेंस टेम्परेरी होते हैं लीज वाले या परमानेंट होते हैं? ये टेम्परेरी फाइनल हो चुका है मार्च में, पूरी स्टोरी आपके सामने आ चुकी है। टैक्सेबल डिडक्टेबल, टैक्सेबल। अब करनी पड़नी यहां जरा एक हिम्मत। लीज लायबिलिटी का क्लोजिंग ढूंढे 1.2। सर ढूंढे सर, गुम तो नहीं गया? क्या लीज लायबिलिटी का फिलहाल हम 8 का क्लोजिंग ढूंढ रहे हैं या 7 का क्लोजिंग ढूंढ रहे हैं? तो क्या 8 का क्लोजिंग है? क्या इस साल लायबिलिटी की मूवमेंट का पता है? इस साल लायबिलिटी की मूवमेंट का पता है? क्या हम रिवर्स वर्किंग करके पिछले साल का क्लोजिंग मींस इस साल का ओपनिंग निकाल सकते हैं? सिर्फ देखने की काइंडली गौर से जरूरत है। 1.2 क्या ढूंढे? ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये वर्किंग हो रही है। व्हाट इज 1.2? और ये तो ओपनिंग है अगले साल का, तो हम इस साल का ओपनिंग निकाल रहे हैं। जी सर, अब लायबिलिटी के लेजर में क्या कोई फिगर आई होगी बेस्ड ऑन दिस डाटा ड्यूरिंग द ईयर? लीज पेमेंट्स ढूंढे सर, 0.65 के अंदर, लेकिन इंटरेस्ट भी है। लीज पेमेंट की इस साल की एंट्री हो जाए जरा। अगर ये वाली एंट्री है तो इस एंट्री को रहने दें। एंट्री सुने, कैश क्रेडिट बाय 0.65, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बाय 0.15 और जादू डेबिट बाय लीज लायबिलिटी 0.5। और सदी बीच में इंटरेस्ट भी है। ये हम अकाउंटिंग एंट्री बोलना चाह रहे हैं या टैक्स वाले के बोलना चाह रहे हैं? लीज लायबिलिटी डेबिट बाय प्रिंसिपल अमाउंट। व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट? हमें क्या पता? हमें पता है। व्हाट इज 0.65? क्या उसमें इंटरेस्ट भी है? पूरी एंट्री पूरी बोले। लीज लायबिलिटी कितने से डेबिट होती है? 0.5 कैसे पता चला मुझे? 0.15 क्या है? कैश क्रेडिट कितना है? इस लेजर में कितना नजर आएगा? किस रेफरेंस है? 0.65 या 0.5? लायबिलिटी कितने से डेबिट? प्रिंसिपल अमाउंट से, तो 0.5 कैश। कोई नया एसेट लीज पे लिया और ढूंढे ढूंढे एंट्री बोले अगर कोई नया लिया हो। हिम्मत हिम्मत हिम्मत। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट होना था, उसने होना था। हमें क्या तो पता चला नहीं लिया, नजर आ रहा है। क्या ब्रॉड डाउन एसेट्स ही बस डेप्रिशिएट होकर क्लोजिंग बन रहे हैं? क्या नया लीज एसेट नहीं नजर आ रहा? अगर आ जाता तो एंट्री बोले, और वो भी लायबिलिटी के लेजर में क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था। लेकिन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन बस यही है, ब्रॉड डाउन मींस लास्ट ईयर का कैरी डाउन फाइंड आउट हो जाएगा। 1.7 1.7 कैसे यार? ये तो 1.2 माइनस 0.5 होना, रिवर्स वर्किंग। ये आपके लिए है, आपने ही बनाना है, लेकिन पहले बात मुझे कंप्लीट कर लेना है। समझ आई? क्या किया मैंने? क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल के पिछले साल का कैरी डाउन आ गया, तो ये आ गया 1.7। टैक्स बेस डिफरेंस आने दो, कौन सा?
कौन सा टेम्परेरी डिडक्टेबल? क्यों? एसेट बनना है फ्यूचर में, ये अमाउंट टैक्स वालों ने एक्सपेंस के तौर पर प्रिंसिपल अलाउ करनी है। और सर ना करें, मार्क्स निकाल लें। हमारा अकाउंटिंग और टैक्स एक्सपेंस सेम है, हमारे नाम और 19,20,000, ये ना करें यार। हमारा नाम डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट है, उनका नाम लीज पेमेंट्स है, लेकिन दोनों का टोटल सम 19,20,000 है। तो सिर्फ नामों का फर्क है, हम भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, उनका भी उतना ही है, हमारा भी उतना ही है। नामों का फर्क है, हमारा नाम हमारे एक्सपेंसेस किस किस नाम से? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। टैक्स वाले किस नाम से अलाउ करते हैं? लेकिन वो प्लीज मेरे फिगर्स पूरी लिख के दिखाएंगे। अगले नहीं लिखी होंगी, नहीं लिखी हुई है, ये ना जोन कीजिए, अगर थे तो लिखी हुई है, बोर्ड से देख के लिखी होंगी आपने। जी सर अगले पॉइंट पे आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा नजर आ रहा है? नजर ही नहीं आ रहा। ऑन एसेट्स की ओपनिंग कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बता दो। 12.5 10.2 डिफरेंस 2.3। कौन सा डिफरेंस? सर ये तो ना करे यार, टैक्सेबल डिडक्टेबल टैक्सेबल 0.5 में जाए। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 2.3 मिलियन इस साल डेबिट हुआ। तो पिछले साल तक कुछ डेबिट हुआ? अगर हुआ होता तो कैरिंग अमाउंट में आता। पढ़ के बताएं 2.3 किस साल डेबिट हुआ? तो पिछले साल के एंड पे जरा सोचें, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के एंड पे अगर था भी, तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ था? अगर हुआ होता तो मैं यहाँ कंसिडर करता। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ इस वक्त? पिछले साल के एंड पे कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, ये अमाउंट 2.3 मिलियन सिर्फ इसी साल कैपिटलाइज हुई है। देयरफॉर पिछले साल के एंड में हमारी किसी कैरिंग अमाउंट में फिगर नहीं होगी। क्लियर है ये बात? क्यों नहीं लिख रहा मैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? या लिख दूं? आप बताएं कितनी कैरिंग अमाउंट? चलो लास्ट ईयर के एंड पे क्या चीज कैपिटलाइज ही नहीं हुई, उसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और टैक्स बेस से वैसे क्यों नहीं आनी थी? डिफरेंस नहीं आना था क्योंकि हमने भी कुछ नहीं किया। कैलकुलेटर उठाए बस, ठीक है, एक नजर देखने को और तो नहीं गई आपके ख्याल में चीज? बाकी तो लास्ट पॉइंट ही आ गया मेरे ख्याल में। 2.4 क्या है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इसे रेट से मल्टीप्लाई करें। रेट है 35%। 0.84 क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है हमारी इस वर्किंग की बेस पे लास्ट ईयर का। सवाल में कितना नजर आ रहा है? अभी फाइनल कोई जंप नहीं लगानी। आप इस तरह करें, अब मेरे इस डाटा के बेस पे जरा मेरे डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर कैलकुलेट करवाएं। ये 0.84 तक आ गया सारे। ब्रॉड डाउन क्या लिखूं? अब मैं किस साल आ गया हूं? किस साल आ गया हूं? मैं 8 में आ गया हूं। इसका मकसद क्या था? ओपनिंग निकालना। क्या लिखूं इसके सामने? क्लोजिंग वही है जो आपने कल निकाल लिया था। क्लोजिंग आपने क्योंकि निकाला इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई गलती नहीं है। बताएं क्लोजिंग क्या था? 1.4875 डिफरेंस लें। 1.4875 मिल गया सर? नहीं, ये क्लोजिंग मिल गया सर? क्लोजिंग मिल गया सर? डिफरेंस लें 0.6475। ये क्या है? अब आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से सॉरी कितनी फिगर? 0.6475। अब आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से कल वर्किंग की है? सर किया सर? हाँ, जिन्होंने किया वो जरा नजर देखें। क्या आपका आंसर ये आया था? क्या आपका आंसर ये आया था? तो आंसर सर जी असल में यही था। मेरा भी शायद थोड़ी देर पहले यही आया है, आपने लिखवाने की वजह से 0.6475। तो ये कल सही क्यों नहीं आया था?
क्योंकि ओपनिंग ठीक नहीं था। तो अब आप इसका करें, अभी है हमारे पास 5 मिनट, ये इधर नोट करें और फिर अब रिवाइज रिकंसिलिएशन आप खुद से बनाइए। ये बात सबको समझ आ गई? हुआ क्या है, क्या हुआ, ये मैंने आपके सामने किया क्या है, बस ये पहले बता दो। मैंने क्लोजिंग रिकैलकुलेट किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंफॉर्मेशन। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग ठीक है, लेकिन वो मैच ना करने की वजह 0.55 वाज नॉट द करेक्ट ओपनिंग बैलेंस एज एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। तो काइंडली मेरा नोट कर लीजिएगा, फिर मेरा ख्याल टाइम नहीं रहा, वरना इसे सही कंक्लूड कर लेते, कल इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। लेकिन जितना हो गया मेरा ख्याल 5 मिनट लगा जा सकता है। असल सवाल तो अब आया मुजाहिद साहब, खुदा का नाम नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में ओपनिंग सही है गलत है? मुजाहिद साहब को खुदा का नाम दिया करेंगे। मैंने बात ये करने से पहले डरते डरते 15-20 दफा अपनी बात रिपीट की थी कि सवाल खत्म हो चुका है, वो एग्जामिनर खुद देखेगा और उसे भी पता है क्या हुआ है, आपने नहीं बदलना। मुजाहिद साहब जान दिया करें यार, हर चीज की हद होती है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें कुछ नहीं पता चलेगा, जो हमें गिवन होगा हम उसकी वजह से वर्किंग करते हैं। ये जो 2007 वाली आपने मेरे वर्किंग करवाई है, ये काइंडली दोबारा रिवाइज करनी है कि कैसे मैंने फिगर्स ढूंढनी है, और खासतौर पे ये जो लीज लाइबिलिटी वाली बात है। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 आपका एडवर्टाइजमेंट के अलावा तो नहीं ना इशू, लेकिन कल इस तरह कहिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पहले सॉल्व होना चाहिए। 9 जो मैंने आज दिया वो पहले फाइनल होना चाहिए, और 8 के लिए अगर कल टाइम ना मिला तो निकाल लेते हैं किस दिन। 9 पहले वाइंड अप कर लीजिएगा, बहुत आसान है कंपैरेटिवली। ठीक है सर, ओके, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। तो अगर लिखना तो काइंडली बता दो।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट तो नहीं कर रहे? अल्लाह हाफिज।